Hello everyone, welcome to the channel. So today let us revise some of the most important polity questions. Now these questions can be of very much help in the upcoming UPPSC examination as well as of any state PSC और UPSC examinations क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इधर ये तो UPPSC में पूछे गए हैं या तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो अदर स्टेट PSCs में आए हैं. So these are a set of some of the most important questions. So let us start straight away to the video. But before starting, let me tell you, if you are new to this channel, do subscribe the channel if you like this content, and you can also share this channel to your friends. Okay, let us now start with our today's video. Now our first question of today is, which of the following do not participate in the process of the election of the President of India? Now this is a question which is asked in a bit depth. So आपको प्रेसिडेंट के बारे में some of the most important provisions पता होना चाहिए. Now, if I talk about the president, so the president is known as the head of the state. सबसे पहले तो you need to know this. इसके अलावा प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव हेड. अब एग्जीक्यूटिव हेड का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब होता है कि ऑल द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. दैट इज वाई द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड. इसके अलावा लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चन. अब अगर बात करें अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अब अगर मैं बात करूं रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, so the provisions regarding the elections is mentioned from article 52 to 62 of the constitution. सबसे पहला तो यहाँ पे हमसे ये पूछा है who do not participate in the process of election, but let us first see who all participates. कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में? सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स. अब मैं ईएम लिखूंगा यहाँ पे, इसका मतलब आप समझ जाना कि इसका मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. अब बाय दिस आई मीन द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस, दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. इन एडिशन टू दैट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी. Now these all are the persons that participate in the election process of the president. Now the second question that arises is कि how are the president elections conducted? How are these held? So the elections to the president are undertaken by the Election Commission of India. Next important fact अगर मैं बात बताऊं तो president elections are indirect elections. ये indirect elections होते हैं that is conducted on proportional representation on the basis of single transferable vote. Okay, now अब लेट अस सी. यहाँ पे मेंशन किया है मैंने पॉइंट्स. द प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. आर्टिकल 54 में स्पेसिफिकली मेंशनड है अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल कोलाज. क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट and the elected members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry. ठीक है. नाउ दो ही यूनियन टेरिटरीज यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं ऑन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज दिल्ली एंड पुदुचेरी. अब हम देखते हैं स्ट्रेट अवे हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन में है डू नॉट पार्टिसिपेट. अब द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो यहाँ आपने इलेक्टोरल कोलाज में कहीं पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का नाम सुना है? नहीं सुना है. तो एब्सोल्युटली ये करेक्ट है. दीज डू नॉट पार्टिसिपेट. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. दीज ऑल्सो डू नॉट पार्टिसिपेट. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स,
अब यहाँ ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है मैंने, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है यहाँ पे विधानसभा, दिस इज द विधानसभा। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद, दिस इज द विधान परिषद। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दैट इज वाई हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ लेजिस्लेटिव यूटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने यही बात की है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जितनी भी यूटीज हैं हमारे इंडिया में, उसमें ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट तो है हमारी दिल्ली, सेकेंड है हमारी पुदुचेरी, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जम्मू इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी दैट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, ठीक है। या अभी नहीं है तो इट इज, या हाँ यस एब्सोल्युटली, जम्मू के पास भी अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे आप जम्मू भी ऐड कर लेना, कश्मीर ऐड मत करना, जम्मू के पास भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड इट इज अ यूनियन टेरिटरी, ओके। सो यहाँ पे इन सारे स्टेट्स जिन भी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये पार्टिसिपेट हमारा फोर्थ पॉइंट बिल्कुल होगा। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओनली 3 स्टेटमेंट होगा। नाउ यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। Although these nominated members of both houses of the parliament do not participate in the elections, but nominated members participate करते हैं in the impeachment process। जो प्रेसिडेंट का impeachment होता है उसमें these nominated members of both the houses of the parliament they can participate। So ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली द थ्री स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव टू मेंशन मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट दे डील विथ। क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। नाउ to answer this question we need to know about all the schedules, and schedules are very very important, so let us see। तो शेड्यूल्स की अगर बात की जाए तो इन टोटल देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। द सेकेंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। द थर्ड शेड्यूल्स डील विद द ओथ एंड अफर्मेशंस। द फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी एग्जैक्ट, एंड जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है दिस इज नोन एज द राज्यसभा, ओके। नाउ हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं फिर? हाउस ऑफ पीपल, दिस इज द लोकसभा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। सो द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, दिस इज मेंशन अंडर द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, दिस इज मेंशन अंडर फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज 4 स्टेट्स के बारे में यहाँ पे प्रोविजन मेंशन्ड है 6 शेड्यूल में। सबसे पहला तो है असम, मेघालय, नेक्स्ट इज त्रिपुरा एंड अदर वन इज मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस आर मेंशन्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। 7th शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर, या हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। नाउ अगर मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करूं तो टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे द 3 लिस्ट्स आर मेंशन्ड। 3 लिस्ट कौन सी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ? सो लेट मी टेल यू अबाउट द लिस्ट। 3 लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली तो है हमारी यूनियन लिस्ट, द सेकेंड वन इज द स्टेट लिस्ट, द थर्ड वन इज द कॉन्करेंट लिस्ट। अब लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट दीज 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट में एनी ऑफ द प्रोविजन दैट इज मेड
इज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के पास राइट होता है लॉ बनाने का। एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया तो किसका लॉ एप्लीकेबल होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द लॉ दैट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके। अब यूनियन लिस्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बैंकिंग है, डिफेंस है, स्पेस सेक्टर है। ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस आर मेंशन्ड अंडर द यूनियन लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, ये सारा कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, पुलिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है। तो ये सारे जो हैं, प्रिजन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो ये सारे जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको शेड्यूल्स बता दिया है। नेक्स्ट है 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे इट इज गिवन। 9 शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग सबसे पहला अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो केम विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। Now this first amendment act it came in the year 1951 and who was the prime minister at that time? So Jawaharlal Nehru के अंदर under this first amendment act came and it abolished the zamindari system in India. Zamindari system was abolished by this first amendment act. Okay. Next 10th schedule की मैं बात करूं तो 10th schedules contains the provision regarding anti-defection. Now anti-defection was added by the 52nd Amendment Act 1985 में. Okay, so this is important. 11th schedule में the powers authorities regarding the panchayat is mentioned. Now the powers and functions all of these things is mentioned under Article 243G of the Constitution. And 12th schedule में the powers, authority and duties of municipalities are mentioned. ठीक है। पंचायत्स को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था बाय 74th अमेंडमेंट। ये पता होगा आपको। पंचायत्स आर मेंशन्ड अंडर पार्ट 9। ठीक है। सो लेट अस नाउ डील विद द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स विद द सब्जेक्ट। Schedule 3 is related to oath and affirmation. Absolutely correct. Schedule 4 deals with the seat allotted to the Rajya Sabha or the allotment of seats in the Council of States. Second statement is also true. Fifth schedules deal with the division of power. No. The fifth schedules, it deals with the administration of scheduled areas and not division of power. Division of power से यहाँ पे related है हमारा 7th amendment. Sorry, 7th schedule. So this is not correct. 8th schedule is related to languages. It is absolutely correct. So यहाँ पे अगर हम correctly matched pairs की बात करें so the third pair is not correctly matched. इसके अलावा first, second and fourth are matched. So the correct answer to this question is only 3 pairs. Next देखते हैं. Now this is a bit theoretical based question. अच्छा question है ये भी. So let us see this question. Now match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Independence of judiciary, executive legislation, quasi-judicial function and collective responsibility. And this is the list 2, that is administrative adjudication, parliamentary form of government, appointment and transfer of judges and ordinance. Now let us see this the expression. इसका मतलब क्या होता है जितने भी terms यहाँ पे दिए हैं. Now, independence of judiciary. Now, this is a feature that is mentioned in the constitution itself. अभी आप बोलोगे कि constitution में ये कहाँ mentioned है? So, independence of judiciary is mentioned under the directive principle of state policy. Now, under the DPSP, Article 50 आपने पढ़ा होगा. There is Article 50 in the constitution which tells about the separation of executive
या सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. So Article 50 envisages the independence of judiciary. It means what? कि जुडिशियरी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, जुडिशियरी पे कोई कंट्रोल नहीं होगा एग्जीक्यूटिव का, एंड जुडिशियरी वुड बी इंडिपेंडेंट टू फंक्शन. ओके. नाउ अगर अब मैं गिवन ऑप्शंस में बात करूं तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन दिख रहा होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, एंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस. सो जब आपने ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी देखा तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि जुडिशियरी पे एग्जीक्यूटिव का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ फ्री टू अपॉइंट इट्स स्टाफ. वो अपनी खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, कोई भी सेंट्रल एजेंसी फंक्शन नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग. सो ऑल्सो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. ऑल्सो अगर मैं बात करूं रिमूवल ऑफ द जजेस, तो रिमूवल होना भी इतना आसान नहीं होता है. इट इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड देन इम्पीचमेंट होता है जजेस का भी. सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि हाँ, जुडिशियरी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट इट कैन अपॉइंट एंड ट्रांसफर द जजेस ऑन इट्स ओन. सो ए का हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे 3 होगा. तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन पे हम आ गए, वी विल गेट टू नो कि आंसर बी, ए एंड सी तो नहीं हो सकता. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की मैं बात करूं, अब एग्जीक्यूटिव, व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द एग्जीक्यूटिव. मैंने आपको बताया था जब वी वर डीलिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट हमारा होता है हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. अब एग्जीक्यूटिव का मतलब तो आ गया, हमारा पता चल गया कि दिस इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इन सम एक्सटेंट और द अदर. लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि द राइट टू पास द एक्ट्स, एक्ट्स को पास करने का राइट. सो प्रेसिडेंट के पास क्या एक्ट पास करने की पावर है? एब्सोल्युटली है. हालांकि द प्रेसिडेंट व्हेन ही गिव्स द एसेंट टू एन बिल, जब प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट देंगे देन ओनली दिस बिल विल बिकम एन एक्ट. बट व्हेन द लोकसभा और द राज्यसभा या इन दोनों में से एक कोई एक हाउस इज नॉट इन ऑपरेशन और इज इट और either of the house is not working, then the president has been given special power to issue ordinance. Now this ordinance making power is mentioned under article 123 of the constitution. So यहाँ पे executive legislation को पास करना, this is a power of the president. and यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आप ordinance देख रहे हो which is mentioned under article 123. ठीक है, इसी के जैसे ही प्रेसिडेंट के पास, जैसे आर्टिकल 123 में द प्रेसिडेंट हैज पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ऑन द सेम हैंड द गवर्नर also has the power to issue ordinance under article 213 of the constitution. ओके, सो यहाँ पे we will get to know कि B का यहाँ पे हमारा 4 ही आंसर होगा. नाउ B का आंसर 4 है तो ऑटोमेटिकली हमने डी को भी एलिमिनेट कर दिया एंड वी हैव कम सक्सेसफुली टू आवर आंसर विच इज गोइंग टू बी ओनली द बी इज करेक्ट. ठीक है. क्वासी जुडिशियल फंक्शन, इट मीन्स व्हाट? कि कंप्लीटली जुडिशियल फंक्शन नहीं होता है. दिस क्वासी जुडिशियल फीचर इज अ फीचर इन विच कोई भी अपील या कोई भी जजमेंट, when you can take any judgment in the administrative matters. ठीक है. अब ये कौन करता है? क्वासी जुडिशियल फंक्शन किसका होता है? आपने सुना होगा ट्राइब्यूनल्स के बारे में. अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो यू गेट टू नो अबाउट द ट्राइब्यूनल्स. और ट्राइब्यूनल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट से दीज ट्राइब्यूनल्स वेयर एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. 323A एंड 323B दो आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर दी ट्राइब्यूनल्स आर इस्टेब्लिश्ड, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन का काम ये ट्राइब्यूनल्स करते हैं. सो क्वासी जुडिशियल फंक्शन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन विच इन आवर केस ऑफ इंडिया इज डन बाय द ट्राइब्यूनल्स.
सो सी का हमारा यहाँ पे फर्स्ट एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। एंड देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हमारे यहाँ पे। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वी नो दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये फीचर होता है। एंड बिकॉज दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, इन केस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल्स टू विन द कॉन्फिडेंस मोशन, जो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है गवर्नमेंट में, इफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल्स टू विन द कॉन्फिडेंस मोशन, देन दिस गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे ऑपरेट करेगी उसको रिजाइन देना पड़ेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट नो लॉन्गर हैज द सपोर्ट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप ये कुछ टेक्निकल बातें थी बट आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। So collective responsibility is directly related to the parliamentary form of government. So हमारे B का भी 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, D का 2 करेक्ट आंसर है यहाँ पे। So B is going to be the correct answer to this question. Understood? Now next देखते हैं, हमारा next question है which among the following is not a part of the governing council of the नीति आयोग। सबसे पहले तो you need to know about this नीति आयोग। So नीति आयोग is the National Institute for Transforming India and it is a successor of the Planning Commission। ये successor है Planning Commission का। Now this was established on the 1st January 2015 and the chairperson of this Niti Aayog is the Prime Minister of the country. Next is the Vice Chairman. Who is actually the Vice Chairman of Niti Aayog? So the Vice Chairman is appointed by the Prime Minister and recently Suman K. Berry is the Vice Chairperson. Now this Niti Aayog, इसके बारे में आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑल्सो नीति आयोग इज ऑल्सो नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली इज नीति आयोग? सो नीति आयोग हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द resolution of cabinet. It has been passed by the resolution of a cabinet. In future हालांकि the government can pass a law जिसके under this नीति आयोग can be made a statutory body, but अभी it is neither a constitutional body, neither it is a statutory body, it is passed by a resolution of the cabinet. नाउ गवर्निंग काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो हु ऑल आर द पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग? तो सबसे पहले तो द प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर, दीज आर द पार्ट। इन एडिशन टू दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अदर यूनियन टेरिटरीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, स्पेशल इन्वाइटीज बाय द नीति आयोग एंड द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। These all are these member of the governing council. So let us see. Chief Minister of Delhi and Puducherry, absolutely why? Because Delhi and Puducherry दोनों के पास अपना legislature है। तो we have seen कि CM of all state with union territories of CM of all states and union territory with legislature. So obviously CM of Delhi and Puducherry are the part. All chief minister of states, absolutely correct. LG of Andaman and Nicobar and the governor of states. हमने देखा LG of the other union territories, these are also the member of governing council, but क्या कहीं पे जो 6 मैंने बताए, जो 6 लोग पार्टिसिपेट करते हैं who are the members of the governing council, क्या उस पर कहीं पे मैंने गवर्नर की बात की? Absolutely not. So who is not a part of the governing council? The governors of the state are not a part of the governing council. अगर मैं गवर्नर के रोल की बात करूँ ना, तो गवर्नर एक्ट्स एज अ एजेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस गवर्नर एक्ट्स एज। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नाउ right to freedom of religion, right to equality, cultural and educational rights, and right to freedom. Now let us see this option by option.
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मैं बात करूं तो दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम 25 to 28, सो इट कैन नॉट बी द आंसर। तो नॉट करेक्टली तो हमें यहीं पे मिल गया कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। नाउ राइट टू इक्वालिटी की मैं बात करूं तो राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 मेंशंस अबाउट द इक्वल equality before law and equal protection of law. Article 15 prohibits the discrimination on the 7 grounds. ठीक है। Article 16 provides for the equality of opportunity. Article 7 provides for the actions against the untouchability. Untouchability is abolished under Article 17 and Article 18 tells about the abolition of titles। जैसे अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल यहाँ पे नहीं लगा सकता है, which is banned as per the constitution of the country. So right to equality 14 to 18 absolutely correctly matched है। Cultural and educational rights absolutely correct है। Cultural and educational rights में basically ये होता है कि जो भी minority से related institutions होते हैं उनको इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का भी राइट होता है एंड उनको मैनेज करने का भी राइट होता है। सो बेसिकली दो बोथ ऑफ दीज राइट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। एंड राइट टू फ्रीडम की मैं बात करूं सो दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 to 22। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 में तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ राइट्स आर देयर, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा, दिस इज ऑल्सो राइट। इसके अलावा राइट टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, दिस इज ऑल्सो अ राइट। इसके अलावा राइट टू रेसिडेंस, इसका राइट टू एनी बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो राइट अंडर राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 20 में दिस इज मैंशनड अबाउट द प्रोविजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, 3 तरह का यहाँ पे डिटेल है जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में कवर करेंगे, तो अभी इतनी डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 21 में इट इज मेंशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को आपको याद रखना है बिकॉज दीज टू राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के अंडर which is imposed under Article 352 of the Constitution. Under this national emergency, the President has right to take away the rights that are granted under these two acts, these two articles. But Article 352 में बाकी सारे rights आपके लिए जा सकते हैं, but all those rights that have been mentioned under Article 20 and 21, these cannot be taken away even in the case of national emergency. Okay. So this is what it is. ओके 22 आर्टिकल में डिटेंशन से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह के बारे में भी आर्टिकल 22 में मेंशन है, दैट इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम। सो दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है बिकॉज इसका करेक्ट आर्टिकल 25 to 28 है, सो दिस इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो अब पहले मैं 1 आवर की वीडियो अपलोड करता था, बट नाउ आई विल स्टार्ट अपलोडिंग 30-minute रिवीजन वीडियो। ठीक है, सो दैट यू ऑल कैन वॉच दिस एट 1.5x, सो 15 मिनट्स में आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। बट स्टिल इफ़ यू लाइक द कंटेंट जो कि 1 आवर में मैं प्रोवाइड करता हूँ, 1 आवर का सेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, अपकमिंग वीडियोज़ में 1 आवर की यहाँ पे बनाऊँगा। इफ़ नॉट, अगर आप सेटिस्फाइड हो बाई 30 minutes वीडियो, देन ऑल्सो यू कैन कॉमेंट एंड टेल मी 30 minutes की रिवीजन वीडियो बनाएंगे सो दैट आपके लिए भी ईजी हो टू रिवाइज दैम। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडीइंग।